हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में हम लेकर आए आपके लिए अगला वीडियो। इस क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के नियम से प्रश्न देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग रसायन विज्ञान और अपना जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को भी अपना सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स है। तो गति का तीसरा नियम किसके बीच में संबंध प्रदान करता है? ठीक है, तो गति का तीसरा नियम आपके स्थिति और वेग के बीच में संबंध करता है। ठीक है, अब ये कैसा संबंध प्रदान करता है? देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर क्रिया की क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है, वो भी बराबर प्रतिक्रिया होती है। यही आपका गति का तीसरा नियम कहता है। इसके में तीसरे नियम में एक फॉर्मूला भी दिया गया है, v² - u² = 2as। अब ये फॉर्मूला क्या है? v² आपका ये है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, आपका a से एक्सेलरेशन है और s से आपका है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी कि आपका ये है अंतिम वेग, आपका u है प्रारंभिक वेग, ठीक है, और आपका a क्या है? आपका त्वरण है, और आपका s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो देखिए, जो गति का दूसरा नियम है वह संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से। गति का दूसरा नियम कहता क्या है? ये गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। वहीं आपका क्या कहलाता है? गति का दूसरा नियम न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस फॉर्मूले से आप निकालते हैं? F = dp/dt। यहाँ पे P क्या है? P आपका एक संवेग है और T क्या है? आपका टाइम है। F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, तो न्यूटन का जो गति का नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। क्या करता है? यह बल का जो किसी वस्तु का संवेग होता है उसकी परिवर्तन की दर और जो उस वस्तु पर आरोपित बल होता है वह समानुपाती होता है। और संवेग में बल जो होता है, संवेग का जो बल होता है वो परिवर्तन बल की दिशा में होता है, उसी दिशा में होता है। और इसका फॉर्मूला आपने देखा है, फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला इसका होता है F = ma। F क्या है? आपका फोर्स है, बल है, m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, a क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का जो नियम है लॉ ऑफ मोशन को दर्शाता है? जैसे दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो इसके संबंध में यह गति का तीसरा नियम व्याख्या प्रदान करता है। अब वो कैसे? हमने आपको पहले ही बताया, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की आपकी बराबर प्रतिक्रिया होती है। हम गेंद को दीवार पर मारेंगे तो वो दीवार से क्या होगा? टकरा करके फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका गति का तीसरा नियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही नहीं है? ठीक है, नियम के लिए सही है। चलिए, तो कौन सा नियम ऐसा है जो सही है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, या फिर बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, और सी ऑप्शन क्या है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या फिर जो आपका बल होता है दूरी पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो बल होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये आपका किस नियम में है? न्यूटन का आपका तीसरे नियम में, न्यूटन थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन लॉ, जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उसी में ये दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है गति का प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो गति का जो प्रसिद्ध नियम है यह आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तीनों लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों आप देख सकते हैं। अगला देखिए। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, एक नियम के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो देखिए, जो आपका निकाय के संवेग में परिवर्तन आपका लागू बल और क्या होता है? लागू बल की दिशा के समानुपाती होता है। इसे आपका किस नियम में बताया गया है? गति के द्वितीय का जो आपका द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, उस नियम में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है?
तो जो आपका गति का द्वितीय नियम है, यह किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर और शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू जो शुद्ध बल का अनुपातिक होता है, ये आपका द्वितीय जो आपका गति का नियम है द्वितीय नियम दर्शाता है, यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो आप ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। और जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो देखिए आपका ये तीनों सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन ए दिया है, जब एक अचानक से बस रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगती है, ये गलत होगा। क्योंकि जब भी आपकी बस अचानक से रुकती है तो आपको झटका किस तरफ लगेगा, जिस तरफ आपकी बस की मूवमेंट होगी, यानी कि आगे की तरफ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष आपका 1687 था। और यह किस पुस्तक में था, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम उन्होंने प्रिंसिपिया था। इसी प्रिंसिपिया ने उन्होंने 1687 में जो न्यूटन की गति का नियम था सबसे पहली बार उसमें प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों में द्रवीकरण, या फिर पदार्थों का किण्वन, द्रव में गैसों का वाष्पीकरण। सबसे पहले आप जान लीजिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है। जो भी भौतिक कारकों की वजह से जो परिवर्तन आता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी जो चीज़ आप परिवर्तित करके ला रहे हैं वो फिर से आप परिवर्तित करके उसी चीज़ को वापस पा सकते हैं। तो वो आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए ठोसों में जो ठोसों को द्रव में पिघलना, ठोस यानी आपका पानी, बर्फ का सिली अगर वो पानी में पिघलता है तो फिर से उसे जमाया जा सकता है, यानी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, इसे फिर से रिवर्सिबल है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, गैसों में द्रव में द्रवीकरण। ठीक है, जो गैसों का है द्रव में द्रवीकरण, ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पदार्थों का किण्वन। ठीक है, पदार्थों का किण्वन। और चौथा ऑप्शन दिया है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो पदार्थों में किण्वन क्या होता है, पदार्थों में किण्वन आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक पर द्रवों में गैसों में वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण आपका क्या होता है, वाष्पीकरण आपका जल से जब वाष्प बनता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, लौह में जंग लगना, या फिर प्लेटिनम तार का जलना। तो देखिए ईंधन अगर जल जाता है तो उसे वापस उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, यानी रिवर्सिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद आपका अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो जो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन है ये क्या है, ये वापस से फिर से वैद्युत अपघटन को अम्लीकृत जल में लाया सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। आपके पास ऑप्शन दिए हुआ है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, या फिर एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जान लीजिए वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी कि जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आप दूध से दही बना देते हैं तो दही से आपका दूध वापस नहीं आ सकता। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक क्रिया में पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता, उसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे आपका दूध है, दूध से आप मक्खन बन जाएगा तो वो क्या होगा, फिर से रिवर्सिबल नहीं होगा। कागज़ का जलना है, कागज़ को आप जला देंगे, जलने के बाद फिर से आप उसे कागज़ में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जो कि आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत। कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मक्खन का खट्टा होना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, फिर से आपको पहचानना है। तो इसका आपका अभी पिछले प्रश्नों में देखा है कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो मक्खन का खट्टा होना होता है वो क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आपको इसमें से भी बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन भी दिए हैं आपका ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियीकरण या फिर आवर्सन। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्क्रियीकरण। ठीक है, ये एक कैसा परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। इसके और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो निष्क्रियीकरण एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है और किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। यानी कि अगर आप अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा पानी के साथ, जल के साथ। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे HCl आपका क्या है, एक प्रकार का ये अम्ल है, और आप अगर इसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं, एक प्रकार का क्षार है, तो आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, आपका HCl क्या है, अम्ल है, ये क्षार है आपका, ये आपका नमक है, और ये क्या है, H2O है यानी कि लवण है। तो आपका देखिए, तो आपका डिफाइन कैसे होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ अम्लीय कैसे है, क्षारीय कैसे है, तो वो आपका डिफाइन होता है pH मान से। कैसे होता है, pH मान से। अगर pH वैल्यू आपकी 7 या 7 से कम है तो वो क्या होगा, वो आपका अम्लीय होगा। अगर pH वैल्यू आपकी पदार्थ की 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, वो आपका पदार्थ क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा का पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केक को बेक करना या फिर केला सड़ना। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपका जो एक आइस क्यूब पिघलना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडा पकाना, आप अंडा को पका देंगे तो उसके अंदर के जो पदार्थ होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, फिर उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब आप एक आइस क्यूब को पिघलाएंगे, आइस क्यूब आप समझ रहे हैं ना, जो बर्फ़ की थोड़ी छोटी वाली सिल्ली होती है। ठीक है, तो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, आइस क्यूब। तो आइस क्यूब को अगर पिघलाएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पानी में। आप फिर से पानी को क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब में उसे जमा सकते हैं, उसे ठंडा करके उसे लाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में आपकी बदल जाती है या फिर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी आपका यहाँ से गैस टू सॉलिड, जो गैस टू सॉलिड में चेंज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है, डिपोजिशन। ठीक है, जब भी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ यानी गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, यानी लिक्विड की जो अवस्था है उसको डाक करके सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे आपका क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जान लीजिए क्या होता है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी गैस टू लिक्विड। ठीक है, गैस टू लिक्विड में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इसके बाद आप देख लीजिए सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन कहते हैं, लेकिन सॉलिड टू गैस क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। लास्ट है आपका इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तरल पदार्थ जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड आपका गैस में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन। जैसे आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो जो पानी होता है, अगर आप पानी रख देंगे तो वो क्या होता है, आप कहेंगे पानी सूख गया, उड़ गया। यानी वो होता क्या है, बेसिकली जो आपका लिक्विड होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है टेम्परेचर के कारण। किसके कारण, ताप के कारण। तो वो क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है,
तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए पहले तो अवस्था में परिवर्तन, ये भी बिल्कुल हमें मदद करता है। आपको अवस्था में परिवर्तन देख करके आपको पता चल सकता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है या नहीं हुई है। गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये तीनों हमें मदद करते हैं यह निर्धारण करने में कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में केवल कलर बदल जाते हैं, कुछ में क्या होता है गैसों का उत्सर्जन होता है, कुछ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी आपके क्या हैं, आपका ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया हुई है वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर भौतिक अभिक्रिया हुई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है जो ओक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका ओक्नोलॉजी है यह आपके कैंसर संबंधित जीव से आपका जुड़ा हुआ है, यानी जो कैंसर संबंधित बीमारी होती है वह आपका ओक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। ये देखिए जो ओक्नोलॉजी होता है कैंसर से संबंधित एक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। इसमें होता क्या है, जो कैंसर के रोगी होते हैं उनका जो कोशिका होती है वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती है, इसे क्या कहते हैं? कर्क रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कवक विज्ञान क्या है। ठीक है, तो कवक विज्ञान आपका क्या है? कवक विज्ञान आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान में क्या किया जाता है? कवक कुकुरमुत्ता जो आपका राइजोपोस म्यूकस होता है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है माइकोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित? तो अभी आप लोगों ने देखा जो माइकोलॉजी है वह आपका किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो ओर्नियोलॉजी होता है यह आपका किसका अध्ययन होता है? ये आपका सपने, जैसे आपको बिना वजह सपने आते हैं या फिर जो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो ये आपका ओर्नियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। वर्तमान में जो वर्तमान के शोध में देखा गया कि जो मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने या फिर वर्तमान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वो सभी आपका ओर्नियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो सपने देखना, डरावने सपने देखना या फिर विचित्र तरीके के इन लोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए जो आपका सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर होता क्या है? सेरीकल्चर एक इस प्रकार का शाखा है कि इसके अंतर्गत जो रेशम के कीड़े का पालन और उस रेशम जो कीड़े होते हैं उनके से रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला है जो आपका टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी आपका जहर का अध्ययन है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल आप नाम सुने होंगे, तो टॉक्सिक मतलब आपका क्या होता है? जहर। टॉक्सिक मटेरियल वो जहरीली पदार्थ को ही क्या कहते हैं? टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं। तो ये आपका जो टॉक्सिकोलॉजी है ये किससे संबंधित है? आपका जहर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका जो टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जो आपका टैक्सोनोमी है वह आपका जैव विविधता से संबंधित है। ये कैसे है? जो टैक्सोनोमी होता है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण जो आपका नीव कैरोलस ने किया था, किसने किया है? नीव कैरोलस। नीव कैरोलस ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने एक पुस्तक लिखा था सिस्टमा नेचर। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। ठीक है, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको आप लोग कई प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो इन्होंने एक बुक का आप लिखा हुआ था सिस्टमा नेच्योर कह सकते हैं, इन्होंने डाला था। इसमें एक आपका द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसमें जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या फिर उसके जो पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, ठीक है, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, तो दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जीवाश्म होता क्या है? तो यह जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। ठीक है, जीवाश्म से किसका प्रमाण मिलता है? कार्बनिक का। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं उनसे क्या कहता है, ऊतक विज्ञान के से संबंधित होता है। ठीक है, ऊतक विज्ञान में जो भी आपके टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनसे संबंधित जो भी उनका नेचर होता है, उनका जो नीड होता है, वो सभी चीज़ें आपकी इसमें ऊतक विज्ञान में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इनको आपका इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं उनके पर्यावरण के साथ या पर्यावरण से उनका क्या संबंध है, उसके अध्ययन को आपको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने यदि पिछले प्रश्नों को या पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो वो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।